प्रकृति को प्यार करो और उसके आशीष का सम्मान करो, तभी तुम देवत्व को देख पाओगे। वो जुलाई 2007 की 24 तारीख थी और मेरे राष्ट्रपति पद पर होने का अंतिम दिन। बहुत से काम किए जाने थे। सुबह मैं अपने निजी कामों में व्यस्त रहा। बाद में दोपहर 3:25 पर टेलीविजन चैनल CNN-IBN के राजदीप सरदेसाई और दिलीप वेंकटरामन से संक्षिप्त बातचीत। उसके बाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ES नरसिम्हन के साथ भेंट का कार्यक्रम था। उसके बाद मुझे उत्तराखंड के स्वास्थ्य, जन कल्याण, विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मिलना था। मुझे हिंदू कॉलेज दिल्ली की छात्रा करिश्मा थनकप्पन से भी मिलना था, जो अपने माता पिता और 5 साथियों के साथ आ रही थी। शाम 4 बजे विदेश मंत्रालय के शिष्टाचार प्रमुख सुनील लाल, उनकी पत्नी गीतांजलि और बेटी निकिता से भेंट करनी थी। इसी तरह कई तरह की विदाई भेंटों का कार्यक्रम रात 8 बजे तक चलता रहा। उसके बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को मैंने रात्रि भोज पर आमंत्रित कर रखा था। विदाई के समय की मुलाकातों, मीटिंग और मित्रों से बातचीत के दौरान मेरा थोड़ा निजी सामान 2 सूटकेसों में रख लिया गया। यह मैंने पहले ही कह दिया था कि बस इतना कुल ही मैं अपने साथ ले जाऊंगा। बहुत कुछ वह ही था जो लोगों के दिमाग में था लेकिन कहा नहीं गया था। जो कोई भी मुझसे मिला या जिसकी भी बात मुझसे हुई, उसके मन में बस एक ही प्रश्न था, मैं अब क्या करूंगा? क्या मैंने कुछ सोच रखा है? क्या मैं फिर से अध्यापन के काम में लौट जाऊंगा, या अब मैं सक्रिय जनजीवन से मुक्त हो जाऊंगा? जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ सकते हैं कि यह सक्रिय जीवन से मुक्त हो जाने वाली संभावना मेरे साथ बेमानी है। तब तक राष्ट्रपति भवन में बिताए 5 बरस मेरे मन में एकदम ताजे थे। पास बुलाते फूलों से सजा मुगल गार्डन, जहां उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अंतिम बार शहनाई वादन किया और दूसरे संगीतकारों ने अपना हुनर दिखाया। हर्बल गार्डन की सुगंध, नाचते हुए मोर और चुस्त मुस्तैद संतरी, जो कटकटाती सर्दी और जानलेवा गर्मी में भी अपने काम पर डटे रहे। ये सब कुछ मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। इन 5 सालों में ये कितना अद्भुत अनुभव रहा। जीवन के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों ने अपने वो विचार मुझ तक पहुंचाए जिनसे देश का विकास संभव है। उनमें मुझे ये बताने की एक होड़ सी दिखी कि कैसे उनके छोटे से कदम ने अपना योगदान दिया। हर स्तर पर राजनेताओं ने अपना दृष्टिकोण मेरे सामने रखा कि कैसे वो अपने संसदीय क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने तत्काल सुधार के मुद्दों पर काम करने की अपनी बेताबी दिखाए। लेखकों और कलाकारों ने भावपूर्ण ढंग से भारत के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया। धार्मिक मार्गदर्शकों ने एक मंच पर आकर आध्यात्मिक चेतना और वैचारिक साम्य के विषय में अपनी बात कही। अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपने विचार बताए कि समाज में ज्ञान का विस्तार कैसे किया जा सकता है। न्याय और कानून के जानकार लोग अक्सर ताज़ा संदर्भ में अपनी राय देते रहे कि कैसे सभी नागरिकों के लिए समरूप व्यवस्था हो, सुस्त चल रहे मुकदमों को तेजी से कैसे निपटाया जाए और फुर्तीली इलेक्ट्रॉनिक न्यायिक पद्धति ई-जुडिशियरी अपनाई जाए। अनिवासी भारतीय NRI जब भी मुझे मिले, उन्होंने अपनी मातृभूमि के सुधार और विकास में अपना योगदान देने की अपनी इच्छा प्रकट की। देश के विभिन्न भागों में जहां भी मैं गया, मुझे अद्भुत अनुभव मिला। मुझे लोगों की अभिलाषा का पता चला। मैं जान पाया कि बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, और सबसे बड़ी बात कि मुझे अपने देश की युवा शक्ति का पता चला। मेरी बातचीत बड़े विस्तार से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों से भी हुई। उनमें कुछ लोग गांव में बसे नागरिकों को किफायती खर्च में इलाज की सुविधा दे पाने की कोशिश में लगे थे। कुछ लोग शोध कार्य कर रहे थे, तो कुछ दूसरे लोग अलग अलग तरह के विकलांग लोगों की जिंदगी आसान करने का काम कर रहे थे। बुजुर्ग लोगों की देखभाल का काम कुछ लोगों के हाथ में था, और उन्होंने स्वास्थ्य के संदर्भ में इलाज के बदले बचाव की नीति को संदेश की तरह प्रचारित करने का काम लिया था, ताकि लोगों के व्यवहार शिल्प में ये बदलाव आए। मुझे भारत में या बाहर विदेश में जहां भी नर्सें मिली, उन्होंने स्वेच्छा से गांवों में बहुत अच्छे स्तर के स्वास्थ्य केंद्र बनाने के काम के लिए अपनी सेवाएं पेश की। मेरा मिलना किसानों से भी हुआ, खास तौर से कपास की खेती में लगे मुश्किल में आए किसानों से भी मेरी बातचीत हुई। इससे मुझे उनकी कठिनाइयों और चुनौतियों को समझने का मौका मिला। इस अनुभव से मेरी जानकारी में विस्तार हुआ और मैं कृषि वैज्ञानिकों तक अपने विचार पहुंचा पाया। डाकियों से बातचीत के दौरान मेरे मन में एक नया विचार आया कि डाक विभाग समाज में ज्ञान और सूचना के विस्तार में अपनी सार्थक भूमिका निभा सकता है। इस व्यवस्था में डाकियों को गांवों में ज्ञान अधिकारी बनाकर भेजा जा सकता है। मुझे पुलिस में काम करने वाले लोग मिले। उन्होंने मुझे पुलिस व्यवस्था में सुधार के बारे में अपनी राय दी। मुझे बताया कि पुलिस स्टेशन की ढांचागत संरचना में क्या बदलाव लाया जाना चाहिए
और पुलिस के कामकाज में सूचना तंत्र टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। व्यवस्था में डाकियों को गांवों में ज्ञान अधिकारी बनाकर भेजा जा सकता है। मुझे पुलिस में काम करने वाले लोग मिले। उन्होंने मुझे पुलिस व्यवस्था में सुधार के बारे में अपनी राय दी। मुझे बताया कि पुलिस स्टेशन की ढांचागत संरचना में क्या बदलाव लाया जाना चाहिए और पुलिस के कामकाज में सूचना तंत्र टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। इस सुयोग के आधार पर मैं उस विभाग को बता पाया कि पुलिस व्यवस्था में क्या क्या सुधार हो सकते हैं। पंचायत के मुखिया, विशेष रूप से महिला मुखिया प्रतिनिधियों से मुझे ग्राम सुधार से संबंधित उनके कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में पता चला। मैंने गांव में उनकी बाधाओं के बारे में भी जानकारी पाई। जब भी मेरी मुलाकात अध्यापकों से हुई, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि उनका लक्ष्य युवाओं को राष्ट्र के निर्माण के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि वो युवाओं में उन मूल्यों के संचार के काम में लगे रहेंगे जिनसे वो एक जागरूक नागरिक बन सके। इन समृद्ध अनुभवों से उस प्रतिबद्धता का स्वरूप तैयार हुआ जिसके आधार पर समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वे बच्चे हो, माता पिता, अध्यापक, नौकरी पेशा लोग, सेनानी, प्रशासक, वकील, डॉक्टर, नर्स और अन्य सभी, उनकी कार्यवाही तय की गई। इस प्रतिबद्धता का संचालन किसी भी वर्ग से होने वाले व्यवहार का सहज हिस्सा बन गया। आमतौर पर इस प्रतिबद्धता सूत्र में समाज के उस वर्ग के काम से जुड़े 5, 7 या 10 वाक्य रखे गए। प्रायः इनके संचालन के समय लोगों की बहुत भीड़ इकट्ठा हुई और इन प्रतिबद्धता वाक्यों के सामूहिक पाठ ने समूचे जनसमुदाय को एक लक्ष्य के साथ मंच पर एकजुट कर दिया, जिसका संदेश ये गया कि वे लोग आजीवन इस प्रतिबद्धता का निर्वाह करेंगे। जिस बात ने मुझे अपने राष्ट्रपति होने के दौरान बराबर हैरत में डाले रखा, वो थी उन चिट्ठियों, ईमेल तथा दूसरे पत्रों की तादाद जो हर रोज मेरे पास पहुंचते थे। ये पत्र बच्चों, युवाओं और वयस्कों, अध्यापकों, वैज्ञानिक या कहें सभी वर्ग के लोगों द्वारा भेजे जाते थे। विश्वास नहीं होता, हजारों खत हर रोज। ये संभव नहीं था कि हर पत्र का जवाब दिया जाए या उसमें बताई गई कठिनाई का हल दिया जाए, लेकिन हम अपनी ऐसा करने की कोशिश में नहीं चूके। कई मामलों में हमने ये पत्र संबंधित विभाग को अगली कार्यवाही के लिए भेज दिए। अगर वो बीमारी या इलाज से संबंधित हुए तो हमने उपयुक्त अस्पताल की जानकारी भिजवाई। कई बार हमने खुद ही सुझाव और परामर्श दिए, यहाँ तक कि कई बार हमारी ओर से कुछ आर्थिक सहायता भी भेजी गई। ये हैरत की बात थी कि तमाम गरीबी, तकलीफ और पीड़ा से घिरे होने के बावजूद देशवासियों में आशा, विश्वास और उम्मीद की रोशनी भरपूर है। एक पत्र जिसने मुझे हिलाकर रख दिया, वो एक छोटी लड़की ने भेजा था। उसका परिवार घोर विपत्तियों से जूझ रहा था। उस लड़की के मर्मस्पर्शी पत्र में मुझे ऐसे भावात्मक आवेश का एहसास हुआ जो स्थितियों को अनुकूल दिशा में बदल सकता है। हमने वो पत्र किसी ऐसे को भेज दिया जो शायद इस मामले में आशातीत मदद कर सकता था। मेरा परिवार कठिनाई में है। परिवार के साथ यह मुश्किलें पिछले 23 सालों से जारी है। हमारे परिवार की याद में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें कोई खुशी का पल जुड़ा में हो। मैं पढ़ाई में अच्छी चल रही थी। 5वीं की परीक्षा में मैंने अपने सेंटर से पहला स्थान पाया था। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके बाद मैंने कभी पहला स्थान नहीं पाया। मैं हमेशा दूसरे या तीसरे नंबर पर आती रही। BA में मुझे केवल 50% अंक मिले। मैं डॉक्टरी की पढ़ाई में नहीं जा सकी क्योंकि मैं हमेशा तनाव की स्थिति में रहती हूँ। मैं पिछले 14 सालों से तनाव की हालत में हूँ। ऐसे बहुत से पत्र आते थे। उनमें जो निश्चल ईमानदारी और राष्ट्रपति के कार्यालय की क्षमता के प्रति आस्था दिखती थी, वो रोमांचित करने वाली थी। इसके ठीक उलट बहुत से संस्थानों की ओर से ऐसे पत्र भी आते थे। माननीय राष्ट्रपति महोदय कलाम साहब, हम उच्च स्तरीय नैनो टेक्नोलॉजी या ऐसा ही कोई गूढ़ विषय जैसे बायोडायवर्सिटी, कार्बन यौगिकी, रॉकेट प्रणोदन, हृदय शल्य चिकित्सा, फैलने वाली बीमारियां, न्यायालयों में लंबित मुकदमों को जल्दी निपटाने की रणनीति या ई-गवर्नेंस पर एक अधिवेशन आयोजित कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस अवसर पर आप अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य दें। दरअसल ऐसे पत्रों के उत्तर देना आसान था। केवल कार्यक्रम की तारीख और विषय पर मेरे ज्ञान की बात थी। ये दोनों ही स्थितियां एक ऐसी लड़की की हालत जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अवसर खोज रही है और ऐसे अधिवेशन जो चमत्कारपूर्ण टेक्नोलॉजी की राह खोज रहे हैं, दो ऐसे संदर्भों के सच हैं जिन्हें भारत 2020 में जगह देने की जरूरत है। इन्हीं विचारों को मन में रखते हुए मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मुझे क्या सिर्फ अपने संस्मरण लिखकर परे हो जाना चाहिए या कुछ और भी है जो मैं कर सकता हूँ? यह निर्णय लेना आसान नहीं था। जिस एक घटना ने मेरे इस काम को आसान कर दिया, वह थी अपने विदाई समारोह में राष्ट्र को दिए जाने वाले मेरे संदेश की तैयारी।
मैंने तय किया कि मैं अपने भाषण में देश के नागरिकों का धन्यवाद करते हुए उनसे देश के विकास का वह नक्शा साझा करूंगा जो मैंने उन्हीं के साथ रहकर इन 5 वर्षों में बनाया है। सारांशतः मैंने कहा, प्रिय देशवासियों, हमें ये प्रण लेना है कि हम ऐसे राष्ट्र के निर्माण के हित में काम करेंगे जिसमें समृद्धि हो, स्वस्थ नागरिक हो, सुरक्षा हो, खुशहाल, शांतिपूर्ण और संजोकर रखी जा सकने वाली प्रगति का निर्बाध रास्ता हो, जहां गांव और शहरों की खुशहाली में कम से कम अंतर हो और जहां प्रशासन प्रबंधन संवेदनशील, पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार मुक्त हो। कुछ और मुद्दे भी हैं जिन्हें मैंने विकसित भारत की संकल्पना में 10 सूत्रीय रूप दिया है। मैं उनका वर्णन इस पुस्तक में आगे करूंगा। इसी संदर्भ से मुझे अपने जीवन का लक्ष्य फिर याद आता है। विकास के 10 खंभों के सहारे देश के 1 अरब दिल और दिमागों को अपने ऐसे समाज से जोड़कर रखना जिसमें बहुल संस्कृति का परिवेश है। साथ ही नागरिकों में ऐसा आत्मविश्वास पैदा करना कि वह हम कर सकते हैं जैसी मनस्थिति में बने रहें। प्रिय नागरिकों, मैं भारत को 2020 तक विकसित देश बना देने के अपने महान लक्ष्य को लेकर हमेशा आपके साथ रहूंगा। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने मेरी सोच को रोशन किया है, जिनसे मेरे होठों पर मुस्कान आई है और जिन्होंने मुझे अपने देशवासियों से प्रेम करना और उनसे जुड़ना सिखाया है। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े और हमारे उत्साह को बढ़ाएं। आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।